वो ब्लॉन्ड डिलिंक्वेंट अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन बिना एक बूंद रहम खाए ये ह्यूज गाय उसे फिनिश ऑफ कर देता है और उसका सिर एक बास्केटबॉल की तरह नीचे गिरता है। ये माउंटेन ऑफ मसल्स 8 चेहरों की लिस्ट निकालता है और कसम खाता है कि उनमें से हर एक और उनके रिलेटिव्स 1 साल के अंदर मारे जाएंगे। लेकिन क्यों? सोचो, अगर तुम कोमा से उठो और तुम्हारे फेस पर सीधा कैमरा फ्लैशेस पड़ने लगे। एक रिपोर्टर पूछता है, आपको कैसा लग रहा है ये जानकर कि आपके मदर और फादर को लाइव टीवी पर जला दिया गया? इस स्किनी लड़के को यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना और उसे एक पैनिक अटैक आने लगता है। डॉक्टर्स जल्दी से आते हैं और उसे दोबारा सुला देते हैं। वो अपने सपनों में डीप चला जाता है, उन चेहरों को याद करते हुए जिन्होंने उसे इस बेड पर लिटा दिया था। एक लंबा वक्त गुजर जाता है और वो दोबारा उठता है। उसके पास सिर्फ उसकी आंट होती है जो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। स्कूल इंसिडेंट के बाद उसके पेरेंट्स ने जस्टिस के लिए फाइट करने की कोशिश की, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी फैमिलीज एक्सट्रीमली पावरफुल थी। करप्शन, मनी और ब्राइबरी के थ्रू उन्होंने केस को सिर्फ एक अपॉलॉजी के साथ एंड करवा दिया। उसके पेरेंट्स एक्चुअल पनिशमेंट की डिमांड पर अड़े रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो पूरी कंट्री की सबसे पावरफुल फैमिलीज को फेस कर रहे हैं। एंड में उन्होंने मेन रोड के बीचों बीच एक साथ मरने का डिसीजन लिया। किसी को नहीं पता कि ये इंटेंशनल था या फिर कोई थ्रेट था जिसने उन्हें लिमिट तक पुश कर दिया, और ये सब हुआ। जैसे ही ये स्टोरी उस लड़के के कानों में पड़ती है, वो और भी ज्यादा डिस्पेयर की गहराइयों में डूबता चला जाता है। उसकी स्टोरी पूरे कोरिया में फैल गई थी। अपने बेड पर बैठे हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी रिवेंज की प्यास दिखाता है। उसके पेरेंट्स ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि उसे जस्टिस और प्रोटेक्शन मिल सके। काफी वक्त गुजरने के बाद एक औरत नया अपार्टमेंट रेंट पर लेने आती है। जब वो बिल्डिंग मैनेजर से बात करती है तो वो कैजुअल स्मॉल टॉक करती है, लेकिन मैनेजर को सिर्फ एक ही कंसर्न था। उसे कभी भी टॉप फ्लोर पर नहीं जाना था और वहां जाना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन था। उसने सोचा क्यों, लेकिन मैनेजर ने कहा कि उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर एक ऐसी जगह है जहां किसी को भी एंटर करने की परमिशन नहीं है। उसे कभी वो लाइन क्रॉस नहीं करनी थी, और अगर वो अपार्टमेंट रेंट करती है तो उसे अपने असाइंड एरिया के अंदर ही रहना होगा। अगर वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहती तो वो खुद ही रेंटल कैंसिल कर देगा। औरत ने कहा कि ठीक है। हालांकि वो इस बात को लेकर क्यूरियस रही कि टॉप फ्लोर ऑफ लिमिट्स क्यों है। फिर भी उन्होंने डील क्लोज की और वो नई टेनेंट बन गई, और उस जगह टॉप फ्लोर के एक रूम में कोई रह रहा था, और वो कोई और नहीं हमारा प्रोटैगनिस्ट था, जो एक पेनफुली लोनली लाइफ जी रहा था। अपने कंप्यूटर पर उसने उन 9 महीनों में रिलीज हुई हर एक न्यूज रिपोर्ट निकाली जब वो अनकॉन्शियस था, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ था। तो वो हर चीज के बारे में खुद को अपडेट करता रहा, भले ही इससे उसे और भी बुरा फील हो रहा था और उसे उन चीजों को दोबारा जीने पर फोर्स कर रहा था जो वो देखना नहीं चाहता था। तभी उसके फोन पर एक रेंट पेमेंट का रिमाइंडर पॉपअप होता है और साथ ही एक नोटिस कि इसके लिए मनी डिपॉजिट हो चुका है। अपेरेंटली कोई और उसका रेंट पे कर रहा था। वापस कंप्यूटर पर वो इन्फॉर्मेशन डिक करता रहा। तभी उसे डोर पर नॉकिंग सुनाई देती है, और जब वो डोर खोलता है तो एक तेज लाइट उसके फेस पर पड़ती है और एक औरत अंदर आती है। ये वही औरत थी जिसने उसकी बीमारी में उसकी केयर की थी, और अब वो हॉस्पिटल से निकलने के बाद लाइफ में एडजस्ट करने में उसकी मदद कर रही थी। उसने उससे कहा कि उसे कभी कभी बाहर जाना चाहिए। अगर वो ऐसे ही जीता रहा तो हर बार जब वो डोर खोलेगा सनलाइट उसे प्रैक्टिकली ब्लाइंड कर देगी। उसका रूम ट्रैश बैग से भरा हुआ था, क्योंकि वो उन्हें फेंकने के लिए बाहर तक नहीं जाता था। उसने कहा कि इस तरह जीना इंसानों वाला काम नहीं है। उसके कंप्यूटर की तरफ देखते हुए उसने पूछा कि वो क्या कर रहा है, फिर बताया कि उस रात उसका एक ग्रुप सेशन है तो उसे उसकी कंसल्टेशन जल्दी फिनिश करनी होगी। उसने उसकी कंडीशन के बारे में कई क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, और देखा जाए तो उसे हर चीज बस थोड़ा सा हर्ट करती थी। उसकी इवैल्यूएशन के बाद हमें रियलाइज होता है कि इस सब को हुए पहले ही 2 साल बीत चुके थे। वो और उसका डॉक्टर अपनी लिमिट तक पहुंच रहे थे, और अब उसे हेल्दियर हैबिट्स बिल्ड करना स्टार्ट करना ही होगा। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट ने मुश्किल से ही कुछ सुना और अपने फोन पर स्क्रॉल करता रहा। उसने कहा कि अगर वो वापस स्कूल नहीं जाना चाहता तो कम से कम उसे बाहर निकलना चाहिए, थोड़ी फ्रेश एयर लेनी चाहिए और लोगों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो चुप ही रहा, और उसके अपार्टमेंट से जाने के बाद वो वापस अपने कंप्यूटर पर बैठ गया। उसने अपना फोन चार्ज पर लगाया और एक ऐप यूज करके एक प्राइवेट ग्रुप में एंटर करने की कोशिश की। ये ग्रुप उन्हीं क्लासमेट्स का था जिन्होंने उसके साथ वो सब किया था। बेसिकली वो हैक करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वो सक्सीड हो जाता है और एक लंबा टाइम उनके मैसेजेस पढ़ने में बिताता है। वो बास्टर्ड्स एकदम केयरफ्री लाइफ जी रहे थे, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उसे रियलाइज हुआ कि जब वो उस हालत में ट्रैप था वो लोग बाहर मजे कर रहे थे, और उन्होंने जो किया था उसके लिए उन्होंने कोई कीमत नहीं चुकाई। और हर मैसेज पढ़ने के साथ उसके सीने में गुस्सा और बढ़ता गया, और उसने कस के अपने दांत पीस लिए। अपने बेड पर लेटे हुए और सीलिंग को घूरते हुए वो सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे आसमान से शोर मचाते हुए कुछ नीचे आया और सीधा उसकी बिल्डिंग से आकर टकरा गया। उसने सोचा कि ये आखिर क्या था, और डर के मारे डोर की तरफ घूरने लगा। वो कहता है कि आवाज ऐसी थी जैसे कोई चीज किसी और चीज से क्रैश हुई हो, और उसे लगा कि शायद कोई बर्गलर है। जैसे ही वो डोर के पास गया, जो भी हुआ था उसकी मेमोरीज उसके दिमाग में घूम गई, और उसे अपने सीने में एक क्रशिंग पेन फील हुआ। फिर भी खुद को आगे बढ़ने के लिए फोर्स करते हुए उसने डोर खोलने और उस साउंड के पीछे जो भी है उसे फेस करने का डिसीजन लिया। जब उसने सारे लॉक्स खोले तो डे लाइट पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट थी, लेकिन जैसे ही उसने फोकस किया उसे रियलाइज हुआ कि कुछ बहुत अजीब हुआ है। एक फ्लेमिंग सोर्ड आसमान को चीरते हुए आई थी और सीधा उसके रूफटॉप पर लैंड हुई थी। वो जमीन में धसी हुई थी और अभी भी जल रही थी। फ्लेम्स के शांत होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम सियंग है, उसकी तरफ आगे बढ़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक सोर्ड वहां क्यों गिरी, उसे किसने भेजा, कैसे और क्यों। कुछ समझ न आने पर उसने ट्राई करना ही छोड़ दिया। जैसे ही वो थोड़ा और पास गया उसने नोटिस किया कि ये बिल्कुल वैसी सोर्ड लग रही थी जैसे किसी ऑनलाइन गेम में देखी हो। हालांकि उसे नाम याद नहीं आ रहा था। ध्यान से देखने पर उसे रियलाइज होता है कि ये शायद एक ज़ुई हैंडर है, रेनेसांस एरा की एक 2-हैंडेड सोर्ड। जमीन पर देखकर वो नोटिस करता है कि वो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, तो शायद ये वाकई वहां स्टक है।
खैर जो भी हो, वो इस सबसे डीपली अनसेटल्ड था, स्पेशली ये सोचकर कि रूफ टॉप तक आने वाले डोर्स अभी भी लॉक्ड थे, तो नीचे से किसी के आकर ये सब करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खुद से यही पूछता रहता है कि ये सब कैसे हुआ और आखिर वो क्या देख रहा है। आंसर के लिए अपना दिमाग दौड़ाने के बाद वो फाइनली एक इतनी जोर की स्क्रीन निकालता है जो शायद बिल्डिंग में मौजूद हर किसी को सुनाई दी होगी। फिर वो गिव अप कर देता है और स्वॉर्ड को वहीं छोड़ने का फैसला करता है, चाहे वो कहीं से भी आई हो, जिसने भी उसे उसके रूफ पर गाड़ा हो। वो बस वापस अपने रूम में जाता है और लेट जाता है। लेकिन उसे इस बात का रियलाइज नहीं था कि वो इसे इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अचानक ही बाहर से ड्रम जैसी आवाजें आने लगती हैं। वो स्वॉर्ड नॉइज क्रिएट कर रही थी। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन इवेंचुअली ये इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब वो सो रहा होता है तो उसे अजीब सपने आने लगते हैं, जहां ऐसा लगता है कि वो किसी वॉर के बीचों बीच है और सोल्जर्स से घिरा हुआ है। काफी दूर आगे उसे एक रेड केप में आदमी दिखता है, जिसने अपैरेंटली बिल्कुल वैसी ही स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी जैसी उसके रूफ पर थी। उसके आगे काउंटलेस जायंट मॉन्स्टर्स उनकी तरफ चार्ज करते हुए आ रहे थे। जिस मोमेंट उस आदमी ने अपनी ब्लेड बाहर निकाली, एक इनॉर्मस फोर्स रिलीज हुई जिसने बेसिकली उन्हें डिसइंटीग्रेट कर दिया। उस आदमी की स्वॉर्ड के साथ पावर एकदम ओवरवेलमिंग थी, और जब सियांग उस स्वॉर्ड से निकलने वाली स्टीम से डिस्ट्रैक्ट होता है, वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि मॉन्स्टर्स का एक मैसिव ढेर लग रहा है, और उनके ऊपर जो स्वॉर्ड उसने देखी थी वो वहां धसी हुई थी। क्लियरली ये कोई इमेंसली पावरफुल चीज थी। वो इमेज उसके दिमाग में छप जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने बेड पर बैठा होता है और सोचता है कि क्या वो वाकई सिर्फ एक सपना था, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही रियल फील हो रहा था। लेकिन वो ड्रमिंग की आवाज अभी भी बाहर से आ रही थी। वो सोचता है कि क्या ये स्वॉर्ड एक्चुअली रियल है या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन का नतीजा है। वो भागकर बाहर जाता है, डोर खोलता है और देखता है कि वो अभी भी वहीं है, लेकिन अब इसमें फिर से आग लगी हुई थी। इस बार फ्लेम्स काफी ह्यूज थीं और उसे उन्हें बुझाने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही था। तो वो भागकर बाथरूम में जाता है और एक बकेट पानी से भरता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी वीक होती है कि वो उसे मुश्किल से ही ड्रैग कर पाता है। फिर भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर वो उसे उठाकर लाने और आग पर फेंकने में कामयाब हो जाता है। काफी देर तक आग से स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली उन्हें बुझा देता है, लेकिन इसमें वो खुद को थोड़ा जला भी लेता है और उसके आर्म्स में भी बैडली स्ट्रेन आ जाता है। आखिर में स्वॉर्ड दोबारा नॉर्मल लगने लगती है। फिर उसकी नजर साइड में पड़ती है और वो नोटिस करता है कि वहां पर एक होज और फॉसेट पहले से मौजूद है, जिसका मतलब है कि ये सारी एफर्ट अवॉइड की जा सकती थी। वो सिंपली होज ऑन कर सकता था। फिर भी वो स्वॉर्ड को वहीं छोड़ने का फैसला करता है। वो और कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता। वो वापस अपने रूम में जाता है और फिर से लेट जाता है। एक लंबी नींद के बाद अगला दिन आता है और जब वो दोबारा डोर खोलता है तो स्वॉर्ड फिर से जल रही थी। इस सब को शुरू हुए ऑलरेडी 4 दिन गुजर चुके थे। इस बार वो बस फॉसेट ऑन करता है, होज पकड़ता है और आग बुझा देता है। उसे पता था कि ये पूरी सिचुएशन एक रूटीन बनती जा रही है। हर बार जब वो उठता और डोर खोलता, स्वॉर्ड में आग लगी होती। अब ये नॉर्मल लगने लगा था। हालांकि उसे अभी भी ये समझ नहीं आया था कि वो ड्रम बीट्स कहां से आती हैं। वही सेम बीट्स जो उसे सोते वक्त टॉर्मेंट करती थीं। वो खुद से पूछता रहता है कि आग बार बार रीइग्नाइट क्यों हो जाती है और आखिर ये किस तरह की स्वॉर्ड है। जब वो दोबारा लेटता है तो वो उस हेलिश नॉइज के चलते सो नहीं पाता। इस बार उसे लगता है बहुत हो गया, उसे बस थोड़ी पीस चाहिए थी। तो वो रूफ टॉप पर जाता है और फैसला करता है कि वो इसे खत्म करने वाला है। उसके सामने एक चेयर पर बैठकर वो सोचता है कि वो क्या कर सकता है। फिर वो स्वॉर्ड को वॉच करने और एग्जैक्टली ये देखने का फैसला करता है कि आग कब लगती है, और जैसे ही फ्लेम्स अपीयर होती हैं वो उन्हें होश से बुझाने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वॉर्ड उसका मजाक उड़ा रही हो, लेकिन वो ये सब ऐसे ही नहीं चलने दे सकता था। तो वो आग बुझाता रहता है। वापस अपने रूम में वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ऑनलाइन सर्च करने लगता है। जो सोल्यूशन उसे मिलता है वो था होली वाटर और एक क्रॉस। फिर वो उस चीज के वहां से जाने के लिए प्रे करना शुरू करता है। वो कन्विंस था कि ये कोई ईविल चीज है, तो हाथ में क्रॉस और होली वाटर रेडी रखकर वो उस पर स्प्लैश करता है और उसे चले जाने को कहता है। लेकिन इसकी बजाय फ्लेम्स और भी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। फिर भी वो फेथ नहीं खोता और उसके डिसअपियर होने के लिए प्रे करता रहता है, जिससे एसेंशियली कुछ भी चेंज नहीं होता। वो फिर भी प्रे करता रहता है, लेकिन इससे कोई हेल्प नहीं मिलती। कम से कम दिन के टाइम फ्लेम शांत जरूर हो जाती थी। हालांकि उसे पता था कि अब ये अनबेरेबल हो चुका है। वो अब और सो नहीं सकता था और हर रोज उसे वो आग बुझानी पड़ती थी। तो वो डिसाइड करता है कि आज वो इस मिजरी को एंड कर देगा। स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए वो एक टूल बॉक्स पकड़ता है और हैमर लेकर उस पर चार्ज करता है, उसे स्मैश करने की कोशिश करते हुए। लेकिन जिस पल वो स्ट्राइक करता है, हैमरहेड बीच से क्लीन स्नैप होकर टूट जाता है और सीधा दीवार में जाकर धंस जाता है। अभी भी हार मानने से इनकार करते हुए वो भागकर वापस अपने रूम में जाता है और एक बेसबॉल बैट उठाता है। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो पूरी स्ट्रेंथ लगाकर एक जोरदार ब्लो मारता है, लेकिन इसके रिजल्ट में बैट सीधा रिबाउंड होकर उसके फेस पर लगता है, उसे बुरी तरह हिट करता है। अब वो इस स्वॉर्ड पर फ्यूरियसली गुस्से में था। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे 1 मिनट की भी शांति नहीं मिल रही थी। वो इसे फिनिश करने के लिए डिटर्मिन्ड था। उसकी हिल्ड को फर्मली ग्रिप करते हुए वो डिसाइड करता है कि बस एक आखिरी बार वो इसे बाहर खींच लेगा और अब इन दोनों में से कोई एक ही वहां से जिंदा जाएगा। लेकिन जिस पल वो ट्राई करता है, फ्लेम्स फिर से फ्लेयर अप हो जाती हैं, इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा फोर्स के साथ। उसे समझ नहीं आता कि क्यों, क्योंकि वो यूजुअली सिर्फ रात को अपीयर होती थी और अभी तो दिन का वक्त था। स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए उसे इसकी टिप पर एक ह्यूज फायरबॉल बनती हुई दिखती है और देखते ही देखते वो सीधा उसके अंदर स्लैम करती है। उसे लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी फाड़ दी जा रही हो। वॉर की काउंटलेस मेमोरीज उसके माइंड में फ्लड करने लगती हैं। दर्द कंप्लीटली अनबेरेबल था और मेमोरीज की वेव पर वेव उसे टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सारे मोमेंट्स को एक साथ जी रहा हो। फिर भी वो किसी तरह उसे जमीन से बाहर खींच लेने में कामयाब हो ही जाता है और फिर वहीं कोलैप्स हो जाता है, अभी भी उसे मजबूती से पकड़े हुए। नीचे बिल्डिंग में रहने वाली औरतें उस सारे नॉइस के बारे में बात कर रही हैं, कह रही थीं कि ये अब सीरियसली डिस्टर्बिंग होता जा रहा है। गुस्सा आने से भी ज्यादा
उन आवाजों से अब वो अनसेटल फील करने लगी थी क्योंकि वो आवाजें बहुत स्ट्रेंज थीं। लैंडलॉर्ड ने उन्हें बताया था कि उस फ्लोर पर किसी को भी अलाउ नहीं किया गया था। तो अब उन्हें लग रहा था कि क्या सच में वहां कोई ट्रैप्ड हो सकता है, कहीं कुछ टेरेबल तो नहीं हो रहा। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उस यूनिट में आखिर रहता कौन है। उनमें से एक कहती है कि उसने नॉइस को रिपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी बिल्डिंग मैनेजर को कॉल कर दी थी, और वो लोग ये भी सोचते हैं कि क्या उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए क्योंकि वो कई दिनों से स्क्रीम सुन रहे थे। लेकिन दूसरी कहती है कि उसने पहले ही ये बात उठाई थी और मैनेजर ने बस इतना ही कहा कि जब तक रेजिडेंट ठीक लग रहा है पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकियों को लगता है कि ये एक रिडिकुलस एक्सक्यूज है और वो इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती। लेकिन मैनेजर कहता है कि वो ओनर को कॉल करेगा और बाद में उन्हें अपडेट देगा। वापस रूफटॉप पर सियांग धीरे धीरे होश में आता है। वो सोचता है कि एग्जैक्टली उसने क्या देखा, ये कहते हुए कि वो एक सपने जैसा लगा, सिवाय इसके कि वो किसी सपने से कहीं ज्यादा रियल था। वो अपने दोनों हाथों से अपना सीना पकड़ता है, जैसे उसे एक ही बारी में काउंटलेस इमोशन से हिट किया गया हो, जैसे उसने इन्यूमरेबल जिंदगियां जी ली हों। जब वो उठता है तो वो देखता है कि सोर्ड अभी भी उसके पास पड़ी हुई थी। उसे याद भी नहीं था कि उसने इसे कैसे बाहर निकाला, लेकिन जब वो उस होल को देखता है जहां ये एम्बेडेड थी तो उसका डर गायब हो जाता है और वो ओपनिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी। फिर वो इसके साइज को नोटिस करता है। ये पूरा 1 मीटर लंबी थी जितनी ये वहां स्टक होते वक्त लग रही थी। ये एक जाइगेंटिक सोर्ड थी। जब वो इसे लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये इनक्रेडिबली हैवी है और वो उसे बेयरली ही होल्ड कर पाता है। वो उसके साथ वहीं उसके सीने पर गिर जाता है, लेकिन काफी ज्यादा एफर्ट के बाद वो इसे वॉल के सहारे टिकाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो इसे ध्यान से देखता है उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो उससे कहती है कि ये एक वॉर की सोर्ड है। फिर वही आवाज कहती है कि ये थंडर और स्टॉर्म्स की बेरर है और ये इसका असली नाम नहीं है, बस एक नाम है जो कभी किसी ने इसे दिया था। सियांग सोचता है कि अब वो ऐसा क्यों है और अचानक से उसे इन चीजों के बारे में कैसे पता चल रहा है। फिर उसके माइंड में काउंटलेस मैसेजेस एको होने लगते हैं, उससे कहते हुए कि अगर वो फर्म रहता है तो उसे बस कभी झुकना नहीं है, लड़ने की करेज और विल को हमेशा बरकरार रखना है। किसी न किसी तरह वो शब्द उसे इंस्पायर करते हैं। वो उसे स्वॉर्ड को उस तरह से ग्रिप करने पर मजबूर करते हैं जैसे इसे पकड़ने के लिए बनाया गया हो। उसका दिमाग कॉम्बैट टेक्निक से भर जाता है और अपनी थॉट्स में वो उन्हें परफेक्टली परफॉर्म कर पाता है। वो फिगर आउट करता है कि उसे बस उन मूवमेंट्स को कॉपी करना है। लेकिन जब वो इसे रियल में करने की ट्राई करता है तो बस यही होता है कि वो फिर से स्वॉर्ड के नीचे दबकर गिर जाता और एक और स्क्रीम निकालता है। वापस उसके रूम में वो औरत जो उसकी देखभाल करती थी उसे मिलने आती है। आखिरकार उसने मदद के लिए उसे कॉल किया था क्योंकि स्वॉर्ड के वेट और फोर्स ने उसे इंजर कर दिया था। हालांकि वो सरप्राइज थी, वो कभी उसे कॉल नहीं करता था। पहले वो किसी चीज में बिजी थी, अपेरेंटली किसी से मीटिंग के बीचों बीच जब उसका फोन बजने लगा था। उसने उस आदमी से कहा कि उसे ये कॉल लेनी होगी और जिस मोमेंट उसने आंसर किया सियांग हेल्प मांग रहा था, तो उसने उस आदमी से माफी मांगी जिसके साथ वो थी और वहां से भाग आई। अब उसके रूम में वो एक्सप्लेन करती है कि उसे सिर्फ उसे देखने आने के लिए एक गाय को डिच करना पड़ा। फिर पूछती है कि क्या हुआ। वो चुप रहता है लेकिन वो उससे फोर्स करती है पूछने को। उसने ऐसा क्या किया कि दोनों रिस्ट के लिगामेंट्स टेयर हो गए, यहां तक कि उसका हिप भी इंजर्ड लग रहा है। वो कहता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा था, जिस पर वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसने लगभग 2 साल से ठीक से 4 कदम भी नहीं चले थे, तो ये आइडिया कि वो वर्कआउट कर रहा था बिल्कुल अब्सर्ड लग रहा था। फिर उनके पास रखा फोन दोबारा बजने लगता है और जब वो आंसर करती है तो वो खुद को उसकी नर्स बताती है और पहली बार हमें उसका नाम सुनने को मिलता है। फोन पर ये किम बोरा थी। वो कहती है कि वो सियांग के रेगुलर चेकअप्स की इंचार्ज है जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है। अपेरेंटली कॉल करने वाला वही सिनिकल लैंडलॉर्ड था जो कंप्लेन कर रहा था। वो कहता है कि उसे इस रूम से बहुत सारी स्क्रीम सुनाई दे रही हैं और पूछता है कि सियांग कैसा है। बोरा रिप्लाई करती है कि वो ठीक लग रहा है और मेंटली स्टेबल भी लग रहा है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट को कुछ आवाज निकालने को कहती है ताकि उस आदमी को सुनाई दे सके कि वो सच में ओके है। सियांग एक आवाज के साथ आंसर करता है और अपना नाम बोलता है। बोरा कहती है कि ये काफी होगा और एक बार जब वो कॉल कट करती है तो वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बिल्डिंग के कई लोग नॉइस को लेकर कंप्लेन कर चुके हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुप रहता है, इसे प्ले ऑफ करने की कोशिश करता है, फिर एडमिट करता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी और चिल्लाना उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका था। उस मोमेंट उसकी नर्स उन सभी टाइम्स को याद करने लगती है जब उसने हॉस्पिटल में उसकी केयर की थी और ये सोचकर उसका दिल थोड़ा सा भर आता है। उसका एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो उसके साथ और काइंडली ट्रीट करना शुरू करती है। वो कहती है कि वो उसकी बैंडेजेस रेगुलरली चेंज करेगी और एक बार जब वो अपना जॉइंट मूव करने लगे तो वो ये कास्ट हटा सकता है, लेकिन इसे ज्यादा पुश ना करे। वो आगे कहती है कि उसके लिए फ्रीक्वेंटली विजिट करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन वो हर ट्यूसडे और थर्सडे आने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि नेक्स्ट वीक अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाएगी। प्रोटैगनिस्ट इस पर रिजेंट करता है, उसे उसकी जरूरत नहीं थी और वो उसे देखना तक नहीं चाहता था। उसके जाने के बाद जब वो अपने बेड पर लेटा होता है तो वो उसके नीचे उस सोर्ड को देखता है। वो उसे दोबारा लिफ्ट करने की कोशिश करता है और इसे मैट्रेस के ऊपर रख देता है। उसके हाथों में अभी भी बहुत दर्द था, वो प्रैक्टिकली टूट चुके थे। फिर वही स्ट्रेंज वॉइस उसके दिमाग में दोबारा एको होने लगती है, उसे कहते हुए कि जो कोई भी कभी गिरता नहीं है वो कभी उठना नहीं सीखता। वो अभी भी इसे सुनकर थोड़ा अननर्व था क्योंकि वो उस रूम में अकेला था और ना जाने क्यों वो वॉइस स्ट्रेंजली जानी पहचानी लग रही थी। वो वर्ड्स उसके माइंड में रिपीट होते रहते हैं, उससे ये कहते हुए कि सोर्ड लेकर भागो और इसे तब तक स्विंग करो जब तक एग्जॉस्शन तुम पर हावी ना हो जाए। उसका माइंड अभी भी एक मेस था, ये सोचते हुए कि इसका आखिर मतलब क्या है। एक सोर्ड स्विंग करने से वो स्ट्रॉन्गर कैसे बन जाएगा। ऑनलाइन एक क्विक सर्च करने के बाद उसे अलग अलग लोगों के अकाउंट्स मिलते हैं जो एक 2-हैंडेड सोर्ड के साथ 4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद अपने रिजल्ट्स डिस्क्राइब कर रहे थे। एक बार जब वो कई ऐसे मूवमेंट्स देखता है जो उसे सीखने हैं तो उसे पता था कि अब उसे यही पाथ फॉलो करना होगा।
जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड की तरफ घूरता है, आवाज उससे यही कहती रहती है कि इसे तब तक स्विंग करो जब तक तुम एग्जॉस्ट होकर गिर ना जाओ। थोड़ी देर बाद उसकी नर्स फिर से विजिट करती है और उसके हाथों की तरफ देखते हुए वो हैरान थी कि वो इतनी जल्दी हील कैसे हो रहे हैं। ऐसी किसी चीज को हील होने में अराउंड 3 वीक्स लगने चाहिए थे, फिर भी कैसे न कैसे वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका था। वो पूछती है कि क्या उसने इसे स्पीड अप करने के लिए कोई अजीब सी मेडिसिन यूज की है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुप ही रहता है और वो उसे वार्न करती है कि बस इसलिए कि वो बेटर फील कर रहा है तो ओवरडू मत करना, क्योंकि उसे अभी भी रेस्ट करने की जरूरत है और अगर कुछ हुआ तो सारा ब्लेम उस पर आएगा। वो थोड़ी अनॉयड लगते हुए वहां से चली जाती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट बस उसके जाने का वेट करता है। उसके बाद वो अपने हैंड्स फ्लेक्स करता है और रियलाइज करता है कि वो कंप्लीटली फाइन फील कर रहे थे। अब स्वॉर्ड हाथ में लिए उसके दिमाग में वो आवाजें बार बार गूंज रही थीं और जितना ज्यादा वो उन्हें सुनता उतना ही ज्यादा वो मोटिवेट होता चला गया। वो ये सोचने लगता है कि क्या वो आदमी जो उसकी मेमोरीज में था किसी तरह उस पर नजर रखे हुए है। उसके दिमाग में एक ही कमांड बार बार गूंज रही थी कि स्वॉर्ड को ऐसे स्विंग करो जैसे इस पर उसकी लाइफ डिपेंड करती हो, और अपने हाथों में उस ब्लेड को लेकर वो अपनी फर्स्ट मूवमेंट्स ट्राई करने के लिए रूफटॉप पर जाता है। ये कोशिश बहुत बैडली फेल होती है। स्वॉर्ड कहीं ज्यादा हैवी थी। स्वॉर्ड को सिर्फ लिफ्ट करना ही पहले से एक चैलेंज बन चुका था, तो वो डिसाइड करता है कि शायद पहले अपना स्टैमिना रीबिल्ड करना बेटर रहेगा। उसे बाहर जाने, थोड़ा दौड़ने और कुछ एंड्योरेंस बिल्ड करने की जरूरत है। इस पॉइंट पर उसे नेबर्स की कोई परवाह नहीं थी। उसे स्टेयर्स पर कदम रखे हुए भी 2 साल हो चुके थे। उसकी मेमोरी में उस स्वॉर्ड का फॉर्मर ओनर 12 साल की उम्र में ही उसे लेकर दौड़ा करता था। तो फिलहाल के लिए उसे बस खाना है और तब तक दौड़ना है जब तक कि वो थोड़ी रियल एंड्योरेंस बिल्ड ना कर ले। स्वॉर्ड को अपनी पीठ पर स्ट्रैप करते हुए वो सोचता है कि वो कम से कम कुछ स्क्वाट्स तो कर ही सकता है। ये सब होने से पहले शायद वो अराउंड 30 स्क्वाट्स कर लेता था। तो अपनी पीठ पर स्वॉर्ड रखे अपनी बॉडी पर ट्रस्ट करते हुए उसे लगता है कि शायद वो 10 स्क्वाट्स तो मैनेज कर ही लेगा। लेकिन जब वो एक्चुअली में ट्राई करता है तो ये इडियट एक भी नहीं कर पाता और सीधा मुंह के बल रूफटॉप पर जा गिरता है। उसके दिमाग में आवाज बार बार यही एको करती है, स्वॉर्ड लेकर दौड़ो, इसे तब तक स्विंग करो जब तक थकान तुम पर हावी ना हो जाए। वो वापस अपने रूम में जाता है और एक हेवी मील खाता है। अपने बेड पर लेटे हुए वो कहता है कि उसे पेट भरा हुआ फील हो रहा है और खाने के बाद वो सूरज ढलने का वेट करता है ताकि स्टेयरवेल थोड़ी ज्यादा खाली हो जाए। फिर वो अपने पहले रियल चैलेंज की शुरुआत करता है, स्टेयर्स पर ऊपर नीचे दौड़ लगाना। जैसे ही वो नीचे उतरना शुरू करता है उसे समझ आ जाता है उसे तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक उसकी पूरी एनर्जी खत्म ना हो जाए, जब तक वो और आगे मूव ही ना कर पाए। लेकिन सिर्फ एक फ्लाइट उतरने के बाद ही उसकी पूरी बॉडी रेक्ट फील होने लगती है और इसे और बुरा बनाने के लिए वो स्वॉर्ड के साथ नीचे गिर जाता है। जमीन पर पड़े हुए वो खुद से कहता है कि उसे चाहे जो हो जाए दौड़ते रहना होगा क्योंकि उसे स्ट्रॉन्गर बनना है। तो धीमे पेनफुल कदमों के साथ वो उन स्टेयर्स पर ऊपर नीचे जाता रहता है, अपनी बॉडी को लिमिट तक पुश करते हुए। जब तक वो वापस रूफटॉप पर आता है वो उन स्टेयर्स पर 4 राउंड ट्रिप्स लगा चुका था और अब उसे फील होता है कि वो और नहीं कर सकता। उसकी बॉडी कंप्लीटली स्पेंट हो चुकी थी। लेकिन तभी उन 8 क्लासमेट्स की मेमोरी जिन्होंने उसके साथ वो सब किया था वापस दिमाग में घूम जाती है और ये उसके सीने में एक आग लगा देती है, उसे एक और बार करने के लिए पुश करते हुए। कई वीक्स गुजर जाने के बाद उसके रूम में जमा हुए वो सारे ट्रैश बैग्स एक साथ बाहर स्टैक कर दिए जाते हैं, जिससे एक काफी शॉकिंग साइट क्रिएट होता है। अपने सीने पर अभी भी उस स्वॉर्ड को रखे बेड पर लेटे हुए प्रोटैगनिस्ट को अपना पेट ग्राउल करता हुआ फील होता है, तो वो खाना बनाने के लिए उठता है। स्ट्रेंज बात यह थी कि वो जितना ज्यादा खाता है उसे उतनी ही और ज्यादा भूख लगने लगती है। यहां तक कि कुकिंग करते वक्त भी वो एक हाथ से अपने फोरआर्म को स्ट्रेच करता है। वापस रूफटॉप पर अब वो पूरे 100 पुशअप्स मार रहा है और एक ऐसे इंसान के लिए जो पहले एक भी नहीं कर पाता था ये एक मैसिव प्रोग्रेस थी। उसके दिमाग में वही आवाज उसे गाइड करती रहती है, ये कहते हुए कि एक्सरसाइजेस के बीच वो जितना कम टाइम रेस्ट करेगा उसकी स्किन और मसल्स के साथ साथ वो खुद भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट वापस खड़ा होता है और ट्रेनिंग रोकने से मना कर देता है, अपने पसीने की आखिरी बूंद तक बहाते हुए। वो उन स्टेयर्स पर फिर से दौड़ता है और इस बार वो 8 फुल राउंड ट्रिप्स कंप्लीट करता है। इसके बाद अगला स्टेप स्वॉर्ड फॉर्म्स की प्रैक्टिस करना है और अब उसका गोल 100 स्विंग्स के साथ शुरुआत करना है। उसके दिमाग की वो आवाज उसे गाइड करती रहती है, उससे हर मोशन को जितना हो सके स्लोली परफॉर्म करने को कहती है ताकि वो स्वॉर्ड पर अपना बैलेंस और कंट्रोल बिल्ड कर सके। फिर वो उससे बार बार पूछती है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है और उसका रियल गोल आखिर क्या है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि उसका सिर्फ एक ही गोल है और वो है रिवेंज। वो हॉरिफिक सीन्स उसके माइंड में रीप्ले होते हैं, उस डिजायर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए, और जब वो वापस अपने बेड पर लेटता है तो उसकी अपीयरेंस में पहले से ही एक क्लियर चेंज आ चुका था। वो अब पहले से ज्यादा स्टर्डी लग रहा था और लंबा भी लग रहा था। उस दिन उसकी नर्स विजिट करने आती है, सरप्राइज देने के लिए एक मैसेज भेजकर वो ऑलरेडी उसके डोर पर खड़ी थी। लेकिन जब वो डोर खोलता है तो प्रोटैगनिस्ट पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वो सोचती है कि उसे कैसे पता चला कि वो आने वाली है, लेकिन वो अभी भी कोई आंसर नहीं देता। उसका ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद वो एग्जाम स्टार्ट करती है और पूछती है कि वो कैसा फील कर रहा है। वो हमेशा की तरह वही सेम आंसर देता है, हर चीज थोड़ी थोड़ी हर्ट करती है। वो कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वो कुछ अलग बोले और एडमिट करे कि उसकी रियल कंडीशन क्या है, लेकिन वो फिर रिपीट करता है कि हर चीज बस थोड़ी सी हर्ट करती है। और आखिरकार ये बात उसके नर्व्स पर लगती है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि वो प्रैक्टिकली हील हो चुका है, जिसका मतलब है कि वो अब नॉर्मल चीजें दोबारा करना स्टार्ट करने के लिए रेडी है। फिर वो स्कूल का टॉपिक उठाती है, कहती है कि शायद अब उसके वापस जाने का वक्त आ गया है। अगर उसने ज्यादा वेट किया तो वहां के लोग उसे ओल्ड मैन बुलाने लगेंगे। वो उससे कहती है कि अगर वो रिटर्न करता है तो उसे कुछ फ्रेंड्स बनाने चाहिए ताकि उसे दोबारा उस तरह की चीजों से ना गुजरना पड़े। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा पास आता है और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वो कहता है कि वो अब कभी स्कूल वापस नहीं जाएगा। वो एक नर्वस टोन में आंसर करती है, पूछती है कि क्या उसने ठीक सुना, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसे कुछ स्ट्रेंजली डिफरेंट नोटिस होता है।
फिर वो पूछती है कि वो इतना लंबा कब हो गया, क्योंकि जब वो पहली बार उससे मिली थी तो वो 1.60 मीटर्स का भी नहीं था, जबकि वो खुद 1.68 मीटर्स थी, तो वो उससे लंबी हुआ करती थी। वो उससे सीधे खड़े होने को कहती है और सोचती है कि उसने ये चीज पहले नोटिस क्यों नहीं की। उसके स्टमक की तरफ देखते हुए वो देखती है कि उसने मसल पुट ऑन कर ली है और किसी तरह उसकी हाइट भी अच्छी खासी बढ़ गई है। उसे पता था कि किड्स फास्ट ग्रो करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। जब वो उसकी बॉडी टच करती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो कितना मस्कुलर हो गया है और उसकी आंखें प्रैक्टिकली लाइट अप हो जाती हैं। सीन कट होता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी रूफटॉप ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और अब उसके पास अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गोल था, स्वॉर्ड को इतनी बार स्विंग करना ताकि उसे स्वॉर्ड की ब्लेसिंग मिल सके और वो और भी स्ट्रॉन्गर बन जाए, अपनी बॉडी और माइंड दोनों को उनकी लिमिट तक पुश करते हुए। उसका मानना था कि सिर्फ तभी वो ट्रू इंडोमिटेबिलिटी अर्न कर पाएगा और ऐसा करने के लिए उसे उस वॉर स्वॉर्ड को बिना रुके दिन में 10,000 टाइम्स स्विंग करना होगा। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि ये सब मेमोरी के एक ऐसे फ्रैगमेंट से आ रहा है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और ये सब उस स्वॉर्ड को टच करने के बाद शुरू हुआ था। फिर भी वो हर रोज रिलेंटलेसली उन टीचिंग्स को फॉलो करता है। वो जानता था कि आगे जो आने वाला है वो उसके 10% तक भी नहीं पहुंचा है, लेकिन वो खुद को हार्डर और हार्डर पुश करता रहता है। फिर 1 साल गुजर जाता है। सिटी में एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। एक जायंट स्क्रीन पर वो वही यूजुअल पॉलिटिकल स्पीच देता है जो हर कोई देता है। उसका एक एड उसे कांग्रेचुलेट करता है, कहते हुए कि उसका ड्रीम फाइनली सच हो गया है। वो अब कोरिया का प्रेसिडेंट है। जोंग 21st इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन चुका था और ये आदमी प्रोटैगनिस्ट के लिए बहुत बुरी खबर था, और सिर्फ उसके लिए ही नहीं। कोरिया में उसका एक एड अंदर आता है और उसे बताता है कि उसके लिए एक कॉल आई है। ये शिंजिन ग्रुप की तरफ से थी, जो उसे इलेक्शन जीतने पर कंग्रेचुलेट कर रहे थे, सेलिब्रेट करने के लिए। वो कहते हैं कि पूरी फैमिली को एक साथ लाया जाना चाहिए। फिर नया प्रेसिडेंट कुछ अनसेटलिंग कहता है। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि जिन बच्चों का यूनाइटेड स्टेट्स में रफ पैच चल रहा था वो वापस घर आ जाए। प्रोटैगनिस्ट अपने कंप्यूटर पर यह अनाउंसमेंट सुनता है। ये आदमी उस लड़की का फादर था जो उसके साथ हुए उस सब में इन्वॉल्व थी, तो उसे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि इस इलेक्शन का उसके लिए कोई अच्छा मतलब नहीं होगा। फिर भी ये सब उसे वो करने से नहीं रोक पाएगा जो उसे करना है। प्रेसिडेंट का एक स्टाफ मेंबर पास आता है और कहता है कि उसकी बेटी ने रिटर्न करने का डिसाइड किया है। उसका नाम सू जुंग है। उसे लगता था कि दूर रहने पर उसने सफर किया होगा, लेकिन अब तक वो बड़ी हो चुकी होगी। प्रेसिडेंट कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो पास्ट था और इस अलग बताए गए वक्त ने उनके पेरेंट्स को बिगर थिंग्स के लिए प्रिपेयर करने का चांस दिया। ये बोलकर वो एक सिनिस्टर लाफ हंसने लगता है। इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमें फाइनली उस ग्रुप के 3 मेंबर्स दिखते हैं जिन्होंने प्रोटैगनिस्ट की लाइफ रूइन की थी। वो लड़की योजन है, राइट वाला लड़का सूहो है और व्हाइट हेयर वाला जुनहोक है। और हाँ, इनके नेम्स याद रखना काफी मुश्किल काम है। थोड़ा और आगे हमें 3 और लोग दिखते हैं। उनमें से एक रियुई है, ग्रीन या शायद ब्लॉन्ड हेयर वाला चंगू है, और जिसने अपने हेयर पीछे टाई किए हुए हैं वो दाहुन है। आपको प्रोबेबली ये सारे नेम्स याद नहीं रहेंगे। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं। एक अरसे बाद पहली बार वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इतने टाइम अलग रहने के बाद वो पूछते हैं कि सब कैसे थे। उनमें से एक पूछता है कि सूहुन और सूजोंग कहाँ है, क्योंकि उनमें से सिर्फ 6 ही यहाँ थे जबकि टोटल 8 लोग थे। वो लड़की बताती है कि बाकी दोनों जापान चले गए थे और अभी आसपास नहीं है। उनमें से एक लड़की कुछ दिनों के लिए अपना हेड क्लियर करना चाहती थी और उनके स्प्लिट होने के बाद उनमें से 2 आखिरकार एक साथ रहने लगे। व्हाइट हेयर वाला कहता है कि यह पता लगाना हार्ड नहीं था कि वो कहाँ रहता है, और वो से उनका मतलब प्रोटैगनिस्ट से है। ब्लॉन्ड वाला पूछता है कि क्या वो कुछ सेटअप करने का प्लान बना रहा है, और वो कहता है ऑफ कोर्स उन्हें उस डिटेंशन में बिताए गए सारे टाइम के लिए उसे थैंक यू जो कहना है। सीन कट होता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी आंट के साथ फोन पर बात कर रहा था। वो पूछती है कि क्या वो अभी भी स्कूल वापस नहीं जाना चाहता और क्या वो हमेशा ऐसे ही जीने का प्लान बना रहा है। वो कहता है कि वो वापस नहीं जाना चाहता। वो उसे कहती है कि वो बस उसकी परवाह करती है। उसे ये पता था और कॉल खत्म करने के लिए वो कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। उसकी आंट उसे इतना प्रेशर करने के लिए अपोलोजाइज करती है, लेकिन कहती है कि वो बस उसकी बहुत डीपली वरीड है। वो उन्हें बताता है कि उसे पता है वो सिर्फ उसकी कंसर्न की वजह से ऐसा कर रही है और ये ठीक है। वो कहती है कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो वो हेल्प के लिए उन्हें कॉल कर सकता है। फिर वो कॉल हैंग अप कर देते हैं। अब तक प्रोटैगनिस्ट लगभग मॉन्स्ट्रस बन चुका था और अपने दिमाग में वो उन सभी लोगों से डील करने की कसम खाता है जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया था। उसकी बिल्डिंग के ठीक सामने से कोई पहले से उस पर नजर रखे हुए था। सिग्नल चेक करने के बाद उस आदमी को रियलाइज होता है कि टॉप फ्लोर पर जो भी रहता है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। वो रेजिडेंट से कांटेक्ट करने का हर पॉसिबल वे ट्राई करते हैं, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई वहां प्रोटैगनिस्ट ही रहता है। ये उस ग्रुप के लिए इन्वेस्टिगेट करने वाले लोगों में से एक था जिसने उसे हर्ट किया था। बेसिकली कोई ऐसा जो उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो इसी बात की तरफ पॉइंट कर रही थी कि वाकई प्रोटैगनिस्ट वहीं रहता है। ऑर्डर्स मिलने के बाद हम उन दोनों को एक कार में देखते हैं इस बारे में बात करते हुए कि उन्हें उसके बारे में क्या क्या पता चला है। लेकिन व्हाइट हेयर वाला फ्यूरियस हो जाता है। उन्हें एक फोटो तक नहीं मिल पाई थी ये देखने के लिए कि वो अब कैसा लगता है। ब्लॉन्ड वाला कहता है कि वो लड़का कभी बाहर ही नहीं निकलता, तो उस पर स्पाई करना लगभग इम्पॉसिबल रहा है। व्हाइट हेयर वाला कर्सिंग करता रहता है, कहते हुए कि वो लड़का स्कूल तक नहीं जाता और अगर वो कभी अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता तो उनके लिए कुछ भी करना बड़ा हार्ड होगा। शायद अकेला ऑप्शन उसके अपार्टमेंट में ब्रेक इन करना है। ब्लॉन्ड सजेस्ट करता है कि वो लॉक निपट लें और अंदर जाकर उसकी ठिकाने लगा दें। व्हाइट हेयर वाले को ये आइडिया पसंद आता है और वो उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है कि उसे हमेशा पता होता है कि उसे एंटरटेन कैसे करना है। फिर भी कुछ भी करने से पहले वो कहता है कि उसे पहले सू रायन से बात करनी होगी। शायद उसके पास पहले से ही अपने कुछ प्लान्स हों। सू रायन, अगर आपको याद नहीं है तो उन 8 में से एक है जो अभी प्रेसिडेंट की बेटी के साथ जापान में है। व्हाइट हेयर वाला कहता है कि वो जापान में सिर्फ फूल अराउंड करने नहीं गया था, उसने प्रोबेबली याकुजा ज्वाइन कर लिया होगा
और अगर ये सच है तो उसे जरूर एक अच्छा खासा वेलकम गिफ्ट मिला होगा। उसके हिसाब से सबसे बेस्ट गिफ्ट जो वो उसे दे सकते थे वो प्रोटैगनिस्ट को पकड़ना और उसे थाली में सजाकर उसके हवाले करना होगा। फिर पहली बार वो एक साथ सोशल मीडिया पर एक ग्रुप फोटो पोस्ट करते हैं। प्रोटैगनिस्ट इसे अपने फोन पर देखता है और लगभग फॉन्डली उसे घूरता है। उसकी आंखों में एक स्माइल तैर रही थी। कैप्शन में वो बाकी दोनों को भी जल्दी से जल्दी वापस आने को कहते हैं ताकि वो सभी फिर से एक साथ हो सके। ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था जिसका प्रोटैगनिस्ट वेट कर रहा था और उन 8 लोगों के बीच वहां होने का उसका भी पूरा इंटेंशन था। डीप डाउन वो उस दिन का ईगली वेट कर रहा था जब वो सभी फाइनली रीयूनाइट हो जाएंगे। नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 आदमी उन्हें बताते हैं कि उन्हें लगा था कि वो कोरिया से थोड़ा और वक्त तक दूर रहेंगे, लेकिन सूजुंग के फादर प्रेसिडेंट बन गए थे जिसने कुछ चीजों को आसान बना दिया था और उनके रिटर्न का रास्ता खोल दिया था। पहली बार हम उन आखिरी 2 लोगों को देखते हैं। एक बार जब वो कार में बैठ जाते हैं तो वो रास्ते में बात करना शुरू करते हैं। वो सूजुंग और सूहुन हैं, उस 8 के ग्रुप के लास्ट 2 मेंबर्स। वो और लड़की दोनों ही बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। कार में वो इस बारे में थोड़ी बात करते हैं कि वो कैसे मिले थे और अपेरेंटली ये यूनाइटेड स्टेट्स में एक एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान हुआ था। वो जापान में अपने टाइम के दौरान उनकी पूरी सपोर्ट के लिए उन आदमियों को थैंक यू कहते हैं। जवाब सिंपल था, फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं और उनकी फैमिलीज के इंटरेस्ट्स अलाइंड थे तो एक दूसरे की हेल्प करना एक नेचुरल सी बात है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि एक बार जब वो वापस लौटेंगे तो उनके करीब रहने के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स भेजे जाएंगे। अपने फोन पर उन आदमियों में से एक उन 8 में से एक बंदे का मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि वो पहले प्रोटैगनिस्ट के साथ खेलेगा। वो उसका वेट करते करते थक गया है। इसी बीच एक स्पीडिंग कार में 2 आदमी प्रोटैगनिस्ट के अपार्टमेंट की तरफ निकलते हैं। जब वो बिना किसी वजह के बहस कर रहे थे, एक कहता है कि वरी लेने की कोई बात नहीं है, उनके टारगेट ने तो हाई स्कूल तक फिनिश नहीं किया है। बॉल ड्राइवर सजेस्ट करता है कि उन्हें एक साथ अंदर जाना चाहिए क्योंकि ये एक ब्रेक इन है। दूसरा बंदा कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, वो अकेला जाएगा। वो जॉब की तरफ आगे बढ़ते हुए पॉइंटलेसली आर्ग्यू करते रहते हैं, लेकिन उस स्टूपिड बैक एंड फोर्थ के बाद ब्लैक हेयर वाला कहता है कि वो उसे पकड़ेगा और ड्रैग कर वापस कार तक लाएगा। इसके साथ ही वो बिल्डिंग में एंटर करता है। डोर फोर्स करके खोलने के बाद वो प्रोटैगनिस्ट के रूफटॉप लेवल तक पहुंच जाता है। आसपास देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये जगह ऑलमोस्ट अबैंडन लग रही थी, यहां तक कि घर की कोई विंडोज भी नहीं थी। जब वो डोर के पास पहुंचता है, इससे पहले कि वो डिसाइड कर पाए कि क्या करना है, वो नोटिस करता है कि डोर पहले से ही खुला हुआ है। अंदर उसे बस एक वास्ट डार्कनेस दिखाई दे रहा था। अपने फोन पर टाइम देखते हुए उसका पार्टनर सोचने लगता है कि वो कहां रह गया। वो बंदा कुछ ज्यादा ही लॉन्ग टाइम ले रहा था। शायद अकेले प्रोटैगनिस्ट की जगह पर जाने के बाद कुछ हो गया हो, तो वो खुद ऊपर जाकर ये फाइंड आउट करने का डिसाइड करता है कि आखिर चल क्या रहा है। जब वो रूफटॉप पर पहुंचता है तो वो देखता है कि डोर ओपन है। वो अपने पार्टनर को स्टूपिड बोलकर बड़बड़ाता है। डोर ओपन छोड़ने से नेबर्स के लिए ये नोटिस करना आसान हो जाता है। जैसे ही वो प्रोटैगनिस्ट के रूम के पास आता है, वो अंदर झांकता है, लेकिन अचानक से उसे एकदम ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और अंधेरे में खींच लिया जाता है। बाहर थोड़ी देर बाद आसपास के कुछ वर्कर्स सोचना शुरू करते हैं कि वहां एक कार अबैंडन क्यों छोड़ दी गई है। वही सेम कार जिसमें वो 2 आदमी आए थे। उसके लिए किसी के वापस न आने पर उन्हें उसे टो करवाना पड़ेगा। उनमें से एक मेंशन करता है कि जिस बिल्डिंग के सामने ये पार्क्ड है वो पर्सनल सर्वेलेंस में है। दूसरा बंदा नर्वस लगता है और सोचता है कि क्या कुछ हुआ है। उसका कोवर्कर एक्सप्लेन करता है कि उनकी ये ड्यूटी है कि वो एरिया को रेगुलरली चेक करें और आगे एक स्ट्रेंज कार खड़ी देखकर उन्हें अलर्ट रहना चाहिए और इसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। इसी बीच उन दोनों के रूम में वापस वो कंप्लेन करते हैं कि ऑलरेडी 11 बज गए हैं और प्रोटैगनिस्ट के अपार्टमेंट भेजे गए आदमियों की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई। ब्लॉन्ड उन्हें कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। व्हाइट हेयर वाला इंपेशेंट हो जाता है और डिमांड करता है कि वो इसे किसी तरह फिक्स करे। तो ब्लॉन्ड आखिरकार अपने अंकल को कॉल करता है, वही आदमी जिसने सबसे पहले उन दोनों को हायर किया था। वो पूछता है कि क्या काम हो गया है, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि उन्हें भी कोई अपडेट नहीं मिला। वो दोनों आदमी जैसे वैनिश्ड हो गए हैं। उसके अंकल सोचते हैं कि आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपना जॉब फिनिश क्यों नहीं किया। ब्लॉन्ड कहता है कि शायद वो लोग एमेचर्स थे और उन्होंने किसी तरह मिशन को बॉस्ट कर दिया। ये सुनकर अंकल गुस्से में फ्यूरियस हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि इस ब्रैट को अंदाजा तक नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। उसके सारे आदमी ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं और अगर यहाँ कोई एमेचर है तो वो खुद है। ब्लॉन्ड बोलता रहता है, कहते हुए कि अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो और व्हाइट हेयर वाला खुद वहां जाते उसे हैंडल करने के लिए। ये बात अंकल को सच में गुस्सा दिला देती है, स्पेशली क्योंकि सपोजिडली वो पहले से ही उन पर एक एहसान कर रहे थे। वो फोन पर उसे गालियां देते रहते हैं और प्रोटैगनिस्ट के रूम के अंदर उनके फोन्स बजते रहते हैं। जमीन पर उनकी बॉडीज पड़ी थीं, हॉरिबली मैंगल्ड। अंधेरे सिलुएट में हम प्रोटैगनिस्ट को देख सकते हैं, वही जिसने उन्हें ह्यूमन कारपेट में बदल दिया था। वापस इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आखिरी 2 भी एक साथ आ चुके थे, सूजुंग और वो दूसरा आदमी जिसका नाम मैं भूल गया। थोड़ा आगे चलकर वो नाम हो जुंग नाम की औरत से मिलते हैं। वो सीक्रेट सर्विस का हिस्सा है और उसके पीछे खुद को प्रोफेसर यांग कहने वाला एक आदमी अपीयर होता है। प्रोफेसर यांग कहता है कि उन दोनों को देखे हुए काफी वक्त हो गया था। फिर आगे कहता है कि सूहुन के फादर उसे इमीडिएटली देखना चाहते थे। उसे ऑर्डर्स मिले थे कि वो उसे तुरंत लेकर आए, इसलिए लड़की को लड़के से अलग कर दिया गया और दोनों अपने अपने अलग रास्ते चले गए। सिटी में किसी और जगह एक आदमी ब्लॉन्ड वाले के अंकल से बात कर रहा था। अंकल फ्यूरियस थे, डिमांडिंग कि जो आदमी उन्होंने हायर किए थे आखिर उन्हें क्या हुआ, और ऑर्डर दे रहे थे कि उन्हें इमीडिएटली ढूंढो वरना उन्हें उसे अंजाम भुगतने होंगे। वो दूसरा आदमी भी पागल हो रहा था, ये सोचते हुए कि उसके आदमी आखिर कर क्या रहे थे। उन्हें अपना जॉब करना था और ये आदमी इन सारे ऑपरेशंस के पीछे की ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। तो उसने आसपास अपने आदमियों को कॉल करना शुरू किया, ये पूछते हुए कि क्या किसी ने उस मिसिंग पैर को देखा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था और वो अब खुद परेशान होने लगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो उसने उस जगह खुद जाने का डिसाइड किया जहां उन्हें भेजा गया था।
जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपने ड्राइवर से पूछा कि क्या वाकई में यही एड्रेस था। जब वो पार्किंग एरिया के पास पहुंचा तो उसने एक रेड नोटिस किया जिस पर लिखा था कि कार को इंपाउंडेड कर लिया गया है, और प्लेट नंबर चेक करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो व्हीकल उसकी ही ऑर्गेनाइजेशन का था। टाइम देखते हुए वो समझ गया कि वो दोनों वहां पहुंचे तो थे, लेकिन उसके बाद वैनिश्ड हो गए और उसके बाद कार टो करके ले गई। फिर सीन वापस ब्लॉन्ड वाले लड़के के अंकल पर कट होता है। जैसे ही वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं जिसे उन्होंने हायर किया था, उसके लीडर को ढूंढते हुए जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सिर्फ एक डरा हुआ छोटा सा अंडरलिंग मिलता है। उसे देखकर अंकल पूछते हैं कि सब लोग कहां गए। वो आदमी कहता है कि बॉस और कई दूसरे लोग सियांग के घर गए हैं, जो एक्चुअली में प्रोटैगनिस्ट का घर था। फिर बॉस अपना फोन आंसर करता है। जब अंकल अभी भी गुस्से में सीधिंग थे, लीडर एक्सप्लेन करता है कि उनके पास एक प्रॉब्लम है। वहां भेजे गए 2 आदमी डिसअपीयर हो गए हैं और उस घर के अंदर कुछ बहुत अजीब चल रहा है। शायद कुछ बहुत बुरा हुआ है। अंकल पूछते हैं कि क्या उसने इसे सेफली हैंडल करने के लिए और आदमी बुलाए हैं। लीडर कहता है कि वो उस जगह को चेक करने जा रहा है और वो अपने साथ अपने ढेर सारे गाइस को ले आया है। एक लार्ज ग्रुप इकट्ठा करने के बाद वो बिल्डिंग के अंदर मूव करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो स्टेयर्स चढ़ते हैं, लीडर उन्हें कहता है कि उसे पकड़ लो और शो नो मर्सी। जब वो रूफ टॉप पर पहुंचते हैं तो वो अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जब लीडर अभी स्टेयर्स पर ही था उसे सिर्फ स्क्रीम सुनाई देती हैं। पहले तो वो अज्यूम करता है कि मिशन ओवर हो चुका है, काम तमाम हो गया। हालांकि इतनी ज्यादा स्क्रीमिंग के साथ शायद उसके आदमियों ने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी थी। लेकिन जब वो स्टेयर्स के टॉप पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका एक आदमी क्रिटिकल कंडीशन में वहां गिरा है। शायद वो पहले ही मर चुका था। उसका फेस सब कुछ बयान कर रहा था। वो एब्सोल्युटली टेरिफाइड था। जैसे ही वो डोर की तरफ आगे बढ़ा, उसने एक ह्यूज बीस्ट देखा, और वो बीस्ट हमारा प्रोटैगनिस्ट था, जो पहले से कहीं ज्यादा मॉन्स्ट्रस लग रहा था। उसे देखते ही वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी और वो हिलने तक के काबिल नहीं बचा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, आखिर ये कौन था। प्रोटैगनिस्ट ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। उसने उसे स्ट्रक डाउन कर दिया। कुछ वक्त बाद उस बिल्डिंग की फीमेल टेनेंट्स में से एक वहां के एक वर्कर को उन स्क्रीम्स के बारे में बता रही थी जो उन्होंने सुनी थी। उसने कहा कि वो इतनी डरी हुई थी कि इन पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाई थी। पुलिस कहती है कि वो पेरीमीटर चेक करेंगे। उन्हें पता था कि सिक्योरिटी कैमराज ने कई गैंग मेंबर्स को बिल्डिंग में एंटर करते हुए कैच किया था, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। जैसे ही वो स्टेयर्स चढ़ते हैं, वो नोटिस करते हैं कि डोर टूटा हुआ है और उसका लॉक जमीन पर पड़ा है। वो काफी शेकन लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें चेक तो करना ही था। जब वो डोर पर पहुंचते हैं तो भले ही वो खुला हुआ था, वो फिर भी नॉक करते हैं। जैसे ही वो उसे खोलते हैं, प्रोटैगनिस्ट फ्रेम में अपीयर होता है और उसका हेड पूरी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो एकदम मॉन्स्ट्रस लग रहा था। पुलिस उसकी अपीयरेंस देखकर स्टन रह जाती है, लेकिन जब वो उसके पीछे देखते हैं तो उन्हें एक हॉरिफाइंग नजारा दिखता है। उन सारे आदमियों का एक बड़ा सा पाइल जिन्होंने उसके अपार्टमेंट पर इन्वेड करने की कोशिश की थी। प्रोटैगनिस्ट ने उनमें से हर एक को विदाउट मर्सी ठिकाने लगा दिया था। पुलिस और एम्बुलेंसेस ने जल्दी ही पूरे एरिया को घेर लिया। कार से आते हुए ब्लॉन्ड लड़के का अंकल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगले पार्ट के लिए, और लाइक करना मत भूलना।